Hello everyone. Today we are going to discuss class 9 economics chapter 2 people as resource. मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ पालमपुर अच्छे से समझ लिया होगा। और अगर आपने उस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया है तो इस चैप्टर को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसका टाइटल है पीपल एज रिसोर्स। तो शुरू करते हैं। एक बात आप लोगों को मैं यहां सजेस्ट करूंगा कि क्लास 8 में अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पीपल को रिसोर्स के रूप में पढ़ा है, ह्यूमन रिसोर्स के रूप में पढ़ा है। थोड़ा उस नॉलेज को अक्वायर किए रहिएगा और उसको दिमाग में बनाए भी रहिएगा, तो इस चैप्टर को समझना हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या बोल सकते हैं? पीपल एज रिसोर्स, यानी पीपल को रिसोर्स के रूप में देखना है हम लोगों को इस चैप्टर में। तब सवाल ये उठता है कि पीपल तो हम जानते हैं, तो रिसोर्स क्या है भाई? Everything that has usability has value also. हर वो चीज जिसकी उपयोगिता है, यूजेबिलिटी है, उसकी एक वैल्यू भी है और वो वैल्यू इसकी उपयोगिता के अकॉर्डिंगली है। यानी जिसकी जैसी उपयोगिता है उसकी वैल्यू भी वैसी ही है। अगर ये दोनों चीजें हैं, यूजेबिलिटी है और यूजेबिलिटी के अनुसार उसकी वैल्यू है, तो वो चीज रिसोर्स तो है। तो पीपल को भी रिसोर्स हम लोग बोल सकते हैं, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल हैज यूजेबिलिटी, यूनिक यूजेबिलिटी, स्पेशल यूजेबिलिटी, एंड दैट यूजेबिलिटी हैज वैल्यू। इट मीन्स every person has usability and that usability has value. It means people are resource, individual is resource, a person is a resource. तो people as resource में हम लोगों को इसी बात पर फोकस बनाए रखना है। इसको हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो पीपल को रिसोर्स के रूप में हम लोग कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, इस पे थोड़ा सा हम लोग यहां ध्यान देते हैं। पॉपुलेशन है, किसी भी कंट्री का जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन पे अगर हम लोग कहें कि वो पीपल है और वो ह्यूमन कैपिटल है, यानी पॉपुलेशन जो है वही पीपल को ही पॉपुलेशन बोलेंगे। और पीपल फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं द स्टोरी ऑफ पालमपुर में कि वो ह्यूमन कैपिटल है। और ह्यूमन कैपिटल क्यों है हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं। तो इसलिए हम लोग यहां पे कहेंगे कि एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ, इन तीन बातों पर हम लोगों को ध्यान देना है। एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ, ये जो चीजें हैं तीन, आई रिपीट, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ, दीज थ्री थिंग्स मेक पीपल बेटर रिसोर्स। और अगर इन तीनों के आ जाने से स्किल में डेवलपमेंट हो जाता है, स्किल और इंप्रूव हो जाता है, तो ह्यूमन बीइंग और भी बेटर रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। यानी एजुकेशन हो, ट्रेनिंग हो अच्छी और अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज हो, तो स्किल डेवलपमेंट आसान हो जाता है। और स्किल डेवलपमेंट अगर हुआ तो वो प्रोडक्टिव नॉलेज में कन्वर्ट हो जाता है। यानी हम लोग यहां पर ये कहेंगे कि अगर किसी कंट्री के पॉपुलेशन में, यानी पीपल में, यानी ह्यूमन कैपिटल में एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, हेल्थ है, तो उसका स्किल भी अच्छे से डेवलप होता है। और जब स्किल अच्छे से डेवलप होता है तो ये प्रोडक्टिव नॉलेज में कन्वर्ट हो जाता है और इसके बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को यहां पर याद दिलाना चाहता हूं
ध्यान आपका यहां लाना चाहता हूं, आप लोग थोड़ा इधर ध्यान देंगे कि पॉपुलेशन यानी पीपल, पॉपुलेशन यानी पीपल यानी ह्यूमन कैपिटल, इसको अगर बेटर एजुकेशन दिया जाए, बेटर ट्रेनिंग दिया जाए, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज दिया जाए, तो इसके स्किल का काफी अच्छा डेवलपमेंट होता है, इसका नॉलेज ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव होता जाता है, तो हम कहते हैं कि इसका स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। और इससे जो ये पॉपुलेशन है, पीपल है, ह्यूमन कैपिटल है, ये ज्यादा से ज्यादा अच्छा होते जाता है और इस पे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आने लगता है, यानी पर कैपिटा इनकम बढ़ता है। पर कैपिटा इनकम यानी पर इंडिविजुअल इनकम जब बढ़ता है तो पूरे नेशन का इनकम बढ़ता है, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है, बाकी फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी होती जाती हैं ऑटोमेटिकली। एक अच्छा होगा तो सभी अच्छा होगा, एक चेन की तरह जुड़े हुए हैं ये सब। तो इतनी बात तो आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब आते हैं आगे। याद रखना है, हम लोगों ने अभी तक में सिर्फ इतना समझा है कि ह्यूमन बीइंग को, पॉपुलेशन को, पीपल को, ह्यूमन कैपिटल को बेटर बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। तो उसमें हम लोगों ने देखा है क्या क्या, एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ, स्किल यानी प्रोडक्टिव नॉलेज, और उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान इधर होना चाहिए, फोकस बने रहना चाहिए। क्लास 8 का आपका प्रीवियस नॉलेज और द स्टोरी ऑफ पालमपुर का नॉलेज बहुत हेल्प करने वाला है यहां पर। अगर उसको आपने अच्छे से समझा है तो आगे भी हम लोग बहुत आसानी से इस चैप्टर को समझ जाएंगे, एकदम मैजिक, जादू की तरह। पीपल एज रिसोर्स, एक ध्यान देने वाली बात आप लोग अगर गौर करेंगे तो यहां पर यह है कि पीपल को हम लोग रिसोर्स तो माने, यानी ह्यूमन रिसोर्स माने, तो इसको कैसे हम लोग बाकी रिसोर्सेज से थोड़ा अलग देखते हैं। बाकी रिसोर्सेज से ये बिल्कुल अलग है। प्रोडक्शन के जितने भी फैक्टर्स हम लोगों ने द स्टोरी ऑफ पालमपुर में पढ़े, उन प्रोडक्शन के फैक्टर्स को यूज करने वाला एक ही फैक्टर है और वो फैक्टर है ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बाकी रिसोर्सेस का यूज करता है, मनी का यूज करता है, लैंड का यूज करता है, रॉ मटेरियल का यूज करता है, मशीन्स का यूज करता है, टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करता है, नॉलेज एंड स्किल का यूज करता है, एक्सपीरियंस का यूज करता है। यूज ही तो करता है, ठीक है। और जब तक यूज करता रहेगा तब तक सब कुछ अच्छा रहेगा। जिस दिन मिसयूज करना शुरू कर देगा तो उसके इफेक्ट्स भी उसी टाइप के आएंगे, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स बाकी रिसोर्सेज से अलग कैसे हुआ, एक सेंटेंस में अगर आप जवाब देना चाहे तो यह हो सकता है कि ह्यूमन रिसोर्स यूजेस अदर रिसोर्सेज एंड दैट इज व्हाई human resource is better than other resources. Human resource uses other resources, so it is superior than other resources. अब एक बात आती है, अगर किसी कंट्री का, नेशन का पॉपुलेशन बड़ा है तो उसको हम अच्छा माने कि बुरा माने? हम दोनों मान सकते हैं। अगर वो पॉपुलेशन स्किल्ड है, उसके पास अच्छा एजुकेशन है, उसके पास अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज है, उसके पास अच्छे स्किल्स है यानी प्रोडक्टिव नॉलेज है, तब तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और अगर वो पॉपुलेशन कम एजुकेटेड है, उसके स्किल्स कम है, प्रोडक्टिव नॉलेज उसका कम है, हेल्थ उसका पुअर है, तो वो निगेटिव इफेक्ट भी देगा। यानी पॉपुलेशन बड़ा हो तो पॉजिटिव उसके रिजल्ट्स भी आ सकते हैं और निगेटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। लार्ज पॉपुलेशन वो लाइबिलिटी नहीं होता है अगर वो स्किल्ड होता है। लार्ज पॉपुलेशन इज नॉट अ लाइबिलिटी इफ इट इज स्किल्ड, बट लार्ज पॉपुलेशन इज एन एसेट इफ वी इन्वेस्ट
कहां इन्वेस्ट करें भाई? लार्ज पॉपुलेशन जो है वो एसेट बना रहे, लाइबिलिटी ना बने, इसके लिए हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, स्किल, प्रोडक्टिव नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो लार्ज पॉपुलेशन जो है, जैसे हमारे कंट्री का है, वो एक बहुत बड़ा एसेट साबित हो सकता है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। तो आगे बढ़े। अब हम लोग एक कहानी को लेकर के इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, पीपल एज रिसोर्स को। ठीक है, ये कहानी किसकी है भाई? ये कहानी है शकल की। शकल की कहानी थोड़ी देखते हैं। शकल जो है वो एक गांव का लड़का है और इसके गांव का नाम है सीमापुर। शकल की उम्र 12 साल है। इसका एक भाई भी है जिसका नाम है जीतू। इसकी एक सिस्टर है जिसका नाम है सीतू, जीतू एंड सीतू। ठीक है, इसकी मदर शीला जो है वो हाउसवाइफ है और इसके फादर बूटा चौधरी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहते हैं, खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। इसके अंकल श्याम जो है वो है तो मैट्रिक पास, लेकिन घर में बैठे रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। इन बातों पे ध्यान देना होगा कि कौन क्या है और वो क्या करता है। कहानी इकोनॉमिक्स की है ना? तो अंकल श्याम के बारे में हो गया। अब शकल क्या करता है? शकल ये तो देख लिए कि शकल सीमापुर गांव का 12 साल का बच्चा है, तो शकल को कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है और वो एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता है। तो शकल की कहानी, इस कहानी में कौन क्या है, शकल क्या है, उसकी मदर क्या है, फादर क्या है, अंकल क्या है, ब्रदर क्या है, सिस्टर क्या है, इस बात को आप लोग दिमाग में रखिएगा। फिर अगली कहानी से हम लोग इसको थोड़ा जोड़ करके सीखेंगे। हम सीख रहे हैं, कहानी नहीं सुन रहे हैं। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। एक और कहानी इसमें जोड़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि उस कहानी को याद रखिएगा और इस कहानी को भी याद रखिएगा, फिर हमारी गाड़ी सही पटरी पे चल पड़ेगी। यह कहानी है विलास की। यह भी एक लड़का है और विलास की कहानी ऐसी है कि विलास इज ऑल्सो फ्रॉम सीमापुर विलेज। सेम गांव के हैं दोनों बच्चे, कंपेयर करना आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए। विलास की उम्र है 11 साल। याद कीजिएगा, शकल की उम्र 12 साल थी, 12 साल है रादर। तो विलास जो है वो आर्थराइटिस का पेशेंट है ना? इसके पास कोई एजुकेशन नहीं है। कहानी ठीक उल्टा चल रही है अगर आप गौर कर रहे होंगे तो। विलास का भाई जो है मोहन, वो उससे छोटा है और उसकी मदर गीता ये मछली बेचने का काम करती है और उससे जो इनकम होता है उसी से घर का खर्चा चलता है। ठीक है, और ये चूंकि जरूरत से ज्यादा काम करती है, इनका हेल्थ ठीक नहीं रहता है, समय समय पर ये बीमार भी पड़ती रहती हैं। रादर कह सकते हैं कि ये सिक वुमन है, लेकिन अपना काम करती है। फादर जो है महेश अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यवश इस दुनिया में नहीं है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस फैमिली की जो है वो गीता के ऊपर आ जाती है, यानी विलास की मदर के ऊपर आ जाती है। विलास भी मछलियां बेचता है और थोड़ा सा इनकम वो भी कमा लेता है, उसका भी थोड़ा इनकम हो जाता है, लेकिन स्थिति यह है कि वो आर्थराइटिस का पेशेंट है, यानी स्वस्थ नहीं है। एजुकेशन भी नहीं है यहां, हेल्थ भी नहीं है यहां, स्किल भी नहीं है यहां पे, और प्रोडक्टिव नॉलेज स्किल नहीं है। तो और दूसरी तरफ शकल की कहानी में ये बातें थी। आप लोगों को इस चीज पर ध्यान देना होगा। अब थोड़ा सा हम लोग कंपेयर कर लेते हैं दोनों की कंडीशंस को, स्थितियों को, तो एक बार हमारे लिए और आसान ये हो जाएगा।
सकल की उम्र है 12 साल, दोनों एक ही गांव के हैं, सीमापुर के। सकल की उम्र है 12 साल, विलास की उम्र है 11 साल। सकल की हेल्थ बहुत अच्छी है और विलास आर्थराइटिस का पेशेंट है। सकल के पास एजुकेशन है, स्किल है, ठीक है, और उधर विलास के पास एजुकेशन भी नहीं है, स्किल भी नहीं है। सकल के पास अच्छी ट्रेनिंग है, एक्सपीरियंस है, बेटर जॉब है, और उधर विलास के पास ये दोनों चीजें नहीं है। वो वही काम करता है जो उसकी मदर करती है। होता यह होगा कि जब विलास की मदर बीमार पड़ती होगी तो घर का खर्चा कैसे चलता होगा, इसलिए विलास बेचारा उसमें कुछ मछली बेचने का काम कर लेता होगा, हालांकि वो भी पेशेंट है, इस बात का ध्यान रखना है। तो सकल जो है, इसकी बात जब हम देखते हैं तो इसमें प्रोडक्टिविटी है और विलास में नहीं है। यानी सकल की फैमिली का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हो रहा है, दिनों दिन आगे ही वो बढ़ रहे हैं, जबकि विलास के परिवार में हमेशा आर्थिक संकट के बादल छाए हुए हैं। इस बात को ध्यान रखना है माय डियर स्टूडेंट्स। समझने के लिए ये दोनों स्टोरी जरूरी है और इसी पर ये चैप्टर पीपल एज रिसोर्स डिपेंड करेगा। व्हाट मेक्स पीपल बेटर रिसोर्स, अब तक तो ये बात आप लोग समझ चुके होंगे। पीपल, हम सब अगर जीरो हैं और हम लोगों में से कुछ लोगों के पास अगर बेटर एजुकेशन आ गया, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज मिल गई, बेटर ट्रेनिंग मिल गई, बेटर एक्सपीरियंस हमने अक्वायर कर लिया, तो जाहिर है हम बेटर रिसोर्स में कन्वर्ट हो गए। हमारी यूजेबिलिटी इंप्रूव होती गई तो हमारा वैल्यू भी बढ़ता गया, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ में हम कंट्रीब्यूट करते गए, हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ता गया और पर कैपिटा इनकम ही हमारे नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करता है, तो पूरे कंट्री की स्थिति, पूरे नेशन की स्थिति सुधर गई, नेशनल इनकम भी बढ़ गया। इसलिए पीपल का बेटर रिसोर्स होना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा कहानी को हम लोग भी आगे बढ़ाते हैं, चैप्टर की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट किस चीज पे होना चाहिए? पीपल एज रिसोर्स। पीपल को जो ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिसोर्स, बेटर से बेटर रिसोर्स में कन्वर्ट कर सके, उस पर इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा ठीक है। इसलिए मैं आप लोग को बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूं, पढ़ाई में मन लगाइए, पढ़ाई बहुत कुछ है। एजुकेशन आने से हेल्थ के लिए भी कॉन्शियसनेस आता है, ट्रेनिंग के लिए हमारे मन में उद्दीपन जगता है, ललक बढ़ती है, हम अच्छा हेल्थ, अच्छी फैसिलिटीज, अच्छी ट्रेनिंग सब पा लेते हैं। एक एजुकेशन ऐसी चीज है जो जिंदगी को संवार देती है और एजुकेशन ऐसी चीज है अगर ना रहे तो जिंदगी को बिगाड़ भी देती है। इसलिए प्लीज पे अटेंशन इन योर स्टडीज। तो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए एजुकेशन के ऊपर, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए किसके ऊपर? एजुकेशन के ऊपर। इन्वेस्टमेंट होना चाहिए हेल्थ केयर के ऊपर। इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कॉन्शियसनेस ऑफ न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। हम लोग अगर पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, तो हमें अपने एजुकेशन से ही ये बात पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें हमें खानी चाहिए और किन किन चीजों को खाने से हमें परहेज करना चाहिए, क्योंकि वो हाइजीनिक नहीं है। कैसे खाना चाहिए, कहां खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये सब हमें एजुकेशन से ही तो पता चलता है। तो अगर एजुकेशन है तो हेल्थ केयर है, तो कॉन्शियसनेस भी आ जाएगा, न्यूट्रिशन के लिए भी, हाइजीन के लिए भी। और अगर एजुकेशन और हेल्थ दोनों अच्छे हैं और कॉन्शियसनेस भी है हेल्थ और हाइजीन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, तो हमारे पास बेटर टेक्नोलॉजी होगी, ट्रेनिंग होगी, एक्सपीरियंस होगा, और इन सब को अगर हम लोग मिला देते हैं तो हमारा एजुकेशन बेटर बेटर और बेटर होता जाएगा। यानी हम भी बेटर रिसोर्स में कन्वर्ट होते जाएंगे और जैसे जैसे हम बेटर रिसोर्स बनेंगे, हम यानी ह्यूमन बीइंग, जैसे जैसे पीपल बेटर रिसोर्स में कन्वर्ट होंगे, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, नेशनल इनकम भी बढ़ेगा।
इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन, स्त्री और पुरुष, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, कैसी कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं भाई, थोड़ा उस पर भी हम लोग ध्यान देते हैं। और जो मेन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं और विमेन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं, उसमें क्या कुछ फर्क होता है, क्या कुछ डिफरेंसेस होते हैं, थोड़ा उस पर भी हम लोग ध्यान देते हैं। तो अगर हम लोग ये कहते हैं कि मेन एंड वुमेन जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जिनसे वेल्थ क्रिएट होता है। द एक्टिविटीज विच क्रिएट वेल्थ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में ही हम लोग स्टडी करते हैं, जैसा कि एडम स्मिथ साहब ने भी कहा था द वेल्थ ऑफ नेशंस में, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी बोलते हैं उन्हीं को। एनीवे, सो 3 तरह की एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है हमारी मेन और वुमेन की, वो है, पहली है प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज, इनको हम लोग प्रोडक्शन सेक्टर की एक्टिविटीज भी कह लेते हैं। और इसमें क्या क्या आता है, तो एग्रीकल्चर आता है, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन ये आता है, पोल्ट्री फार्मिंग आती है, क्वेरिंग आती है, फॉरेस्ट्री आती है, फिशिंग आती है, माइनिंग आती है, और भी बहुत चीजें इसमें आती हैं। तो मेन एंड वुमेन की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसकी पहली कैटेगरी हो गई प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज, दूसरी है सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज, और सेकेंडरी सेक्टर के अंडर में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को लाते हैं। प्राइमरी में किसको लाए थे, प्रोडक्शन सेक्टर से रिलेटेड, और सेकेंडरी में ला दिए मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्शन हुआ फिर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में क्या क्या है भाई, लाइट मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल रिफाइनिंग, हेवी मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, एनर्जी प्रोडक्शन, गुड्स एंड प्रोडक्ट्स, ये सब आते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज में, यानी सेकेंडरी सेक्टर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। ये 2 हो गए। अब तीसरी कैटेगरी पे ध्यान देते हैं, टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर की एक्टिविटीज को हम लोग सर्विस सेक्टर की एक्टिविटीज भी बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपकी सुविधा के लिए। प्राइमरी सेक्टर यानी प्रोडक्शन सेक्टर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और टर्सरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर की एक्टिविटीज। तो टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर की एक्टिविटीज में क्या क्या बातें आती हैं, उसमें आती है ट्रेड, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एजुकेशन, टूरिज्म, हेल्थ, ये सब सर्विस सेक्टर में आते हैं। सर्विस सेक्टर की एक्टिविटीज ये सब हैं। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, तो आगे बढ़े। 2 पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये जो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज हमने देखा, सेकेंडरी सेक्टर की देखा, टर्सरी सेक्टर की देखा, दूसरे शब्दों में अगर हम लोग बोले तो हम लोगों ने देखा, वी हैव सीन प्रोडक्शन सेक्टर एक्टिविटीज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्टिविटीज एंड टर्सरी सेक्टर एक्टिविटीज। ठीक, रिपीट कर दूं एक बार। प्राइमरी सेक्टर यानी प्रोडक्शन सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टर्सरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर। अब जो ये तीनों सेक्टर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं कि 2 पार्ट में बांट देते हैं। पहली हो गई मार्केट एक्टिविटीज, इनका ऑब्जेक्टिव होता है फॉर पे और प्रॉफिट, यानी इसमें रेम्युनरेशन मिलेगा, आएगा, वेल्थ आएगा इसमें। और दूसरा है नॉन मार्केट एक्टिविटीज, इसमें फॉर सेल्फ कंजम्पशन, नो रेम्युनरेशन, ये सेल्फ सर्विस के लिए यूज में आती है। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं जिनमें ऐसी चीजों को हम प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, या ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं
जो मार्केटेबल है, जिनके बदले में हम कुछ वेल्थ पाते हैं, तो वो तो हो गई मार्केट एक्टिविटीज। और अगर हमने कुछ प्रोड्यूस किया लेकिन मार्केट में उसको सेल नहीं किया, अपने में यूज कर लिया, ठीक, तो हमें मिलेगा तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, झोली खाली है ना। और अगर हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया लेकिन खुद ही यूज कर लिया, दूध लाया, अपनी गाय है, गाय पाल रखी है, गाय दूध भी देती है, ठीक है, और उस दूध से हमने पनीर भी निकाला लेकिन पनीर मार्केट में बेचा नहीं, खुद खा लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या चीज, मार्केट की नॉन मार्केट, नॉन मार्केट एक्टिविटी, क्योंकि इससे हमको कुछ मार्केट में हमने बेचा नहीं, हमें इससे कोई पेमेंट नहीं मिला और हमें इससे कोई रेम्यूनरेशन भी नहीं मिला, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोग अब मार्केट एक्टिविटीज और नॉन मार्केट एक्टिविटीज भी समझ गए होंगे। प्रोडक्शन करते हो आप, मैन्युफैक्चरिंग करते हो आप, या सर्विस सेक्टर से जुड़े हो आप, अगर कोई भी एक्टिविटी करते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और उससे उसकी आप मार्केटिंग नहीं करते हो, तो उससे आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, तो ये हो जाएगा नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी या नॉन मार्केट एक्टिविटी। और अगर करते हो तो मार्केट एक्टिविटी। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई गाड़ी को और आगे ले चलते हैं, देखते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। ये जो प्रोडक्शन सेक्टर है यानी प्राइमरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी सेकेंडरी सेक्टर, और सर्विस सेक्टर यानी टर्सरी सेक्टर, तो इन तीनों सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में या तो स्त्री दिखती है या पुरुष दिखते हैं, या तो मेल दिखते हैं या फीमेल दिखती है, मेन दिखते हैं या वुमेन दिखती है, ठीक है। तो जब भी ये दिखते हैं तो इनका डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, काम कैसे बटा। एक चीज आप लोग गौर करते होंगे कि जितनी भी विमेन हैं डोमेस्टिक वर्क में वो ज्यादा इन्वॉल्व रहती हैं, ज्यादातर विमेन, और ज्यादातर उनकी एक्टिविटीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेन एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ विमेन एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू डोमेस्टिक वर्क्स। घरेलू कामों में वो ज्यादा रहती हैं। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि बहुत अच्छी पढ़ी लिखी महिलाएं, विमेन भी अपने जॉब के साथ साथ, अपनी मार्केट एक्टिविटीज के साथ साथ, अपनी डोमेस्टिक एक्टिविटीज में भी उतनी ही स्किलफुली इन्वॉल्व रहती हैं। ये बात आप लोग गौर किए होंगे। लेकिन और मेन को आप लोगों ने देखा होगा कि वो ज्यादातर आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। एक और आप चीज देखेंगे यहां पे जिस पे मैं आगे चर्चा करूंगा, और वो ये है कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है कि विमेन जो है वो डोमेस्टिक एक्टिविटीज तक लिमिट रह जाती हैं, मैक्सिमम, सभी की बात नहीं हो रही है, मैक्सिमम की बात हो रही है, और मेन जो है वो आउटडोर एक्टिविटीज में ज्यादा रहते हैं। हम लोगों ने जो सकल और विलास की कहानी देखी उसमें भी इस चीज को पाया था कि शीला जो है वो घर में काम करती है, जबकि बूटा एग्रीकल्चर का काम करते हैं, ये मेन है। तो ये आउटडोर और इंडोर, डोमेस्टिक एक्टिविटी और फील्ड एक्टिविटी, ये यहां पर हम लोगों ने देखा। इसके दो कारण हैं, हिस्टोरिकल रीजंस भी हैं और इसके कल्चरल रीजंस भी हैं। ये हमारी हिस्ट्री और कल्चर एकदम एंशिएंट टाइम्स की हिस्ट्री आपने क्लास 6 में पढ़ा है, मेडिवल के बारे में आपने क्लास 7 में पढ़ा है, और क्लास 8 में आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है। इन तीनों पार्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि हिस्टोरिकली और कल्चरली विमेन जो है वो डोमेस्टिक एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व है, और मेन जो है वो आउटडोर एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व है। ये बात हमारी इस चैप्टर की दो कहानियां, सकल और विलास की कहानियां भी क्लियर करती है। शीला हाउसवाइफ है, घर में रहती है, डोमेस्टिक वर्क्स करती है, और बूटा एग्रीकल्चर में यानी कल्टीवेशन में है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ अर्निंग, जो भी हम लोग कमाते हैं, हम लोग मतलब पीपल,
पीपल एज रिसोर्स। जो भी कमाते हैं उसमें हमारी अर्निंग किस चीज से डिफाइन होती है? इस चीज से डिफाइन होती है कि हम कितने एजुकेटेड हैं, हम कितने स्किल्ड हैं, यानी हमारे एजुकेशन पे और हमारे स्किल पे ये ज्यादातर डिपेंड करता है कि हमारा इनकम कितना होगा। एक और बात है, ये एजुकेशन और स्किल, ये दोनों चीजें जो हैं वो हमारे सोचने से नहीं है। मार्केट में इनका क्या वैल्यू है, हमारी स्किल का क्या वैल्यू है, मार्केट में हमारे एजुकेशन का क्या वैल्यू है, इस पे हमारा वैल्यू डिपेंड करेगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ अर्निंग क्या हुए? डिटर्मिनेंट्स ऑफ अर्निंग हुए एजुकेशन एंड स्किल। हाँ, एक बात है कि विमेन जो काम करती हैं वो पेड नहीं होता ज्यादातर। डोमेस्टिक वर्क, घरेलू काम जो महिलाएं करती हैं, ठीक है, उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती, जॉब की कोई सिक्योरिटी की तो बात ही नहीं होती उसमें। जबकि मेन जो है, मेल मेंबर्स जो है, वो जो काम करते हैं वो थोड़ा वैल्यू वाला हो जाता है, क्योंकि वो बाहर जाके काम करते हैं, यानी वो मार्केट में काम करते हैं। ठीक है, मेन जो काम करते हैं वो मार्केट में काम करते हैं, फीमेल ज्यादातर काम डोमेस्टिक करती है, वो मार्केटेबल एक्टिविटी नहीं होती है। इसलिए इसका रिजल्ट क्या होता है, परिणाम क्या होता है कि महिलाओं का इनकम जो है वो इरेगुलर होता है और लो भी होता है, यानी लगातार वो इनकम नहीं होता। ठीक है, लगातार इनकम नहीं होता। ये किस केस में हम लोगों ने देखा? विलास की मदर बीमार रहती है, मछली बेचती है, हमेशा तो नहीं बेचती, कभी कभी तबीयत उनकी खराब रहती है तो नहीं बेचती है, तो इनकम नहीं होता है, और जितनी बेचेगी उतना ही हो पाता है। यहां वो हम लोगों ने देखा। तो इस चीज में दो बातें सामने आती हैं हम लोगों के। एक बात आती है कि विमेन के वर्क में, विमेन जो वर्क करती हैं, जॉब करती हैं, उसमें सिक्योरिटी ज्यादा नहीं देखी जाती, और इसका रिजल्ट ये होता है कि उनका इनकम लो भी होता है और इरेगुलर भी होता है। एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि आपके अंदर काम करने की इच्छा है, यू आर विलिंग टू वर्क, यू हैव एबिलिटी टू वर्क, यू आर विलिंग टू वर्क, you have ability to work and you are getting work, और जो आपको वर्क मिल रहा है, that work is paid according to the nature of the work, it is paid। तो ये आप हो गए employed और आपका कंडीशन हो गया employment। इसका रिवर्स कर लो, if a person is willing to work, he is fit to work, and even then he is not getting work, then he is unemployed and his condition is unemployment। अगर कोई व्यक्ति काम करने की इच्छा रखता है, काम करने की क्षमता रखता है, और उसको काम योग्य नहीं मिलता है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो बेरोजगार है, और कि उसकी स्थिति जो है वो बेरोजगारी है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो होती है, रोजगार जो मिलता है, काम जो मिलता है, वो दो तरह के सेक्टर में मिलता है। एक को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरे को बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में मैं बड़ा सिंपल तरीके से आपको बताऊं तो यहां सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में होता है, सब कुछ लिखित होता है। आपकी ये नौकरी है, आपका ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, आपको इतनी छुट्टी मिलेगी, इतनी सुविधाएं मिलेगी, इतनी सैलरी मिलेगी, इतना वेजेस मिलेगा, इतना बोनस मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, A to Z सब कुछ लिखा होता है। नौकरी पाने से रिटायरमेंट के बाद तक सारी बातें यहां क्लियर होती है। ये हो जाएगा ऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड में क्या कह सकते हैं भाई? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कह सकते हैं आप संडे के संडे अगर थोड़ी सुबह सुबह आप जगते हो तब आपको ये ज्यादा सुनने को मिलेगा। आपकी सड़कों से गुजरते हुए ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में आने वाले जो मजदूर हैं, आपके नियर बाई
एरिया से, जो आपके शहर में मजदूर आते हैं काम खोजने के लिए, आपका घर अगर ग्राउंड फ्लोर में है तो आप सुनेंगे काम है, काम है, काम है। साइकिल पे कुदाली लेकर के, खुरपी लेकर के और बास्केट लेके चलते हैं मजदूर और बोलते हैं, आवाज लगाते हैं, काम है, काम है, काम है। आपको लगा तो आपने काम कराया, किसी के यहाँ आधे घंटे, किसी के यहाँ 1 घंटे, किसी के यहाँ 2 घंटे, किसी के यहाँ 4 घंटे, किसी दिन दिन भर काम मिल गया, किसी दिन बिल्कुल नहीं मिला। अनऑर्गेनाइज्ड है। किसी दुकान में कोई व्यक्ति काम करता है सेल्समैन का, ये अनऑर्गेनाइज्ड है। ना तो उसका कोई अपॉइंटमेंट लेटर है, ना उसकी कोई सैलरी का जिक्र है, ना फैसिलिटी का जिक्र है। जिस दिन मन उस दिन रखा नौकरी पे, जिस दिन मन उस दिन निकाल दिया नौकरी से। ये स्थिति है, ये अनऑर्गेनाइज्ड है। तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसकी क्वालिटी किन चीजों पर डिपेंड करेगी, अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे। उसकी क्वालिटी डिपेंड करेगी लिटरेसी रेट पे, कितना % लोग वहां पढ़े लिखे हैं, लिखना पढ़ना जानते हैं, है ना, इस पे डिपेंड करेगा। दूसरा डिपेंड करेगा हेल्थ फैसिलिटीज पे, तीसरा डिपेंड करेगा स्किल पे, एजुकेशन पे, प्रोडक्टिव नॉलेज पे। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि द अल्टीमेट डिटर्मिनेंट ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री, किसी भी कंट्री के ग्रोथ रेट को अल्टीमेटली डिसाइड कौन करता है? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की क्वालिटी जैसी होगी, डेवलपमेंट भी वैसा ही होगा। किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन एसेट भी हो सकता है, पॉपुलेशन लायबिलिटी भी हो सकता है, डिपेंड करता है पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो लाइबिलिटी में बदल जाता है अगर पॉपुलेशन इलिटरेट है, अनहेल्दी है, अनस्किल्ड है तब, और वो एसेट में बदल जाता है अगर वो लिटरेट है, हेल्दी है, स्किल्ड है, एक्सपीरियंस्ड है तब। तो एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स इन, एजुकेशन अगर किसी पर्सन में है, किसी इंडिविजुअल में है, तो क्या क्या फर्क आ सकता है? पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, कैसे कंट्रीब्यूट करता है? ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। जितने ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे उस कंट्री की सोसाइटी का नेचर उतना ही अच्छा होगा। सब लोग सोच समझ के काम करेंगे, गलतियां बहुत कम होगी। एक बात आपको बता दूं, एक बहुत अनुभवी व्यक्ति ने कहा है कि गलती करो, गलतियां करो, मगर एक ही गलती बार बार मत करो, इससे तुम्हारे सीखने के मार्ग में बाधा आती है। तो एजुकेशन जो है बहुत ही कीमती चीज है, ऐसा कहना गलत होगा, अनमोल चीज है, इसका मूल्य ही नहीं है, ऐसा है। तो ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में जितने भी वैल्यूज हैं, जितने भी वैल्यूज हैं और जिस भी तरह के वैल्यूज हैं, सोशल वैल्यूज, ठीक है, वो सब के सब एजुकेटेड पर्सन में अच्छे से आ सकते हैं अगर वो चाहे तो, ठीक है। यहां चाहना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नेशनल इनकम, पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, स्किल्ड होगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा क्योंकि उसकी यूजेबिलिटी अच्छी होगी। यूजेबिलिटी अच्छी होगी तो उसका वैल्यू अच्छा होगा, उसका वैल्यू अच्छा होगा मतलब पर कैपिटा इनकम अच्छा होगा, पर कैपिटा इनकम अच्छा होगा मतलब नेशनल इनकम में सपोर्ट होगा। अगली बात आते हैं कल्चरल रिचनेस पर। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, एजुकेटेड पर्सन होता है, वो अपने कल्चर के बारे में भी पढ़ता है, अपने वैल्यूज के बारे में भी पढ़ता है, और पढ़ता ही नहीं है, उसको अपनी हैबिट में भी लाता है, और हैबिट में लाने के साथ साथ अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी उसको शिफ्ट करता है वो, ठीक है, वैल्यूज को शिफ्ट करता है, तो कल्चरल वैल्यूज को शिफ्ट करता है, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, पढ़े लिखे लोग होंगे, पढ़ा लिखा लीडरशिप होगा, पढ़े लिखे वोटर्स होंगे, तो जाहिर है वो अच्छे लोगों को चुनेंगे। वो कास्ट के चक्कर में,
क्रीड के चक्कर में, लैंग्वेज के चक्कर में, रीजन के चक्कर में, रिलीजन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। वो एक ही चीज सोचेंगे, मी एंड माई कंट्री, हम और हमारा देश, वी द पीपल ऑफ द नेशन। उनके मन में ये फीलिंग होगी। किसी भी तरह का, किसी सोशल नॉर्म्स के ऊपर, किसी रिलीजियस नॉर्म्स के ऊपर, लिंग्विस्टिक रीजनल नॉर्म्स के ऊपर वो कोई डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। तो एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग, वैल्यू वाले लोग, कल्चरली रीच लोग जब अच्छे अच्छे पोस्ट पर होंगे, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पोस्ट पे होंगे, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, इसमें कोई शक नहीं। प्रोविजंस इन आवर कंट्री, हमारे देश में एजुकेशन के लिए क्या क्या किया गया, थोड़ा एक नजर अगर इधर भी डाल लें तो मुझे लगता है कि मन को एक सुकून भी मिलेगा और सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। प्रोविजंस इन आवर कंट्री प्रोवाइड, हमारे देश में एजुकेशन के लिए जितने भी प्रोविजंस हुए हैं, वो प्रोविजंस क्या क्या चीज प्रोवाइड करते हैं, एक नजर इधर भी रखिएगा। यूनिवर्सल एक्सेस, मतलब धनी से धनी व्यक्ति, महल में रहने वाला व्यक्ति और झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति को एजुकेशन मिलना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, उसके घर के आसपास में स्कूल होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 years of age। इट्स अंडर राइट टू एजुकेशन। ये राइट टू एजुकेशन का एक पार्ट है, ठीक है, इस बात पे भी ध्यान रखिएगा आप लोग। 6 to 14 years of age, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए एजुकेशन का। मतलब ये हुआ यहां पे कि आप जहां पे हैं वहां पे आप जिस तरह का एजुकेशन चाहते हैं उस तरह के एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। हमारी देश की सरकार आजादी के बाद से, आफ्टर इंडिपेंडेंस, द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री हैव बीन ट्राइंग, ओके, टू प्रोवाइड एजुकेशनल फैसिलिटीज टू ऑल द पीपल, टू ऑल द सिटीजन्स, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। Retention, students take admission in schools, parents they admit their children in school, and especially in rural areas or in semi-urban areas, we find that children go to school up to class 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, that's all. कोई तीसरी में छोड़ देता है पढ़ाई, कोई चौथी में छोड़ देता है, कोई पांचवी में छोड़ देता है, कोई छठी, सातवीं, आठवीं में छोड़ देता है। ये ड्रॉप आउट्स बहुत होते हैं, बहुत से। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर भी है और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है तरह तरह की फैसिलिटीज दे करके, कहीं साइकिल बांट करके, कहीं स्कूल यूनिफॉर्म बांट करके, कहीं दोपहर का खाना दे करके, भोजन दे करके, तरह तरह से बच्चों को, स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया जा रहा है, खींचा जा रहा है स्कूलों की तरफ कि आप स्कूल आइए, पढ़िए, एजुकेशन जरूरी है। क्यों जरूरी है ये भी बताया जा रहा है। तो रिटेंशन की बात है। क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन, इसमें गर्ल्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, ठीक है, गर्ल्स के ऊपर। आप लोग को याद होगा छत्तीसगढ़ की सरकार ने सरस्वती साइकिल योजना इसीलिए शुरू की थी कि लड़कियां साइकिल पाए सरकार की तरफ से और स्कूल जाए, और भी बहुत सारी सुविधाएं उनको दी जाती हैं, यूनिफॉर्म्स दिए जाते हैं, फ्री में किताबें दी जाती हैं, मुफ्त की किताबें दी जाती हैं, उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता, और ये सब सुविधाएं उनको दी जा रही हैं। ये सब एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। वाई एजुकेशन इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ बेटर ह्यूमन रिसोर्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक प्रयास जो हमारे देश की सरकार ने इस फील्ड में किया है उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे यहां पर। व्हाट आर द एफर्ट्स द गवर्नमेंट हैज मेड टू प्रोवाइड बेटर एंड बेटर एजुकेशन, टू प्रोवाइड बेटर एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन टू ऑल। सबके तक शिक्षा पहुंचे, सभी लोग शिक्षित हों,
इस बात के लिए गवर्नमेंट ने बहुत प्रयास किए हैं। इस पे एक नजर हम लोग डालते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि बजटरी एस्टिमेट मतलब सरकार का सालाना खर्चे की जो योजना है, एनुअल इन्वेस्टमेंट प्लान जो है, बजट जो है, उसमें 0.64% 1951 में, यानी एनुअल बजट का साल में भारत की सरकार जितना अमाउंट खर्च करेगी उसका 0.64% एजुकेशन पे खर्च होता था 1951 में। याद कीजिएगा, 1950 में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया बना था, 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, 1950 में ही कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, 1951-52 में फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे। ठीक है, इन बातों को भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है। तो 51 में 0.64% ऑफ द एनुअल बजट खर्च किया जाता था एजुकेशन पर, जबकि 2013-14 का जो बजट था, एनुअल बजट, उसमें 3.33% बजटरी एस्टिमेट रहा। नवोदय विद्यालय ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं मानता हूं। ठीक है, नवोदय विद्यालय का कॉन्सेप्ट ये है कि इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर विल बी अ नवोदय विद्यालय। ये हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की ये परिकल्पना थी। ठीक है, श्री राजीव गांधी ने इस कॉन्सेप्ट को लाया था, नवोदय विद्यालय के कॉन्सेप्ट को। उनका विचार था कि इन ईच डिस्ट्रिक्ट देयर शुड बी वन नवोदय विद्यालय and all the talented students of intelligent students of that district will be admitted in that Navodaya Vidyalaya. They will be given free food, free education, और उनका जो एडमिशन होगा वो एक एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर होगा। नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम्स आर वेरी पॉपुलर एग्जाम्स, ओके, अमंग स्टूडेंट्स। ओके, तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही होगा और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसकी जिम्मेदारी उठाती है, इसकी देखरेख करती है। दूसरा प्रोग्राम आया मिड डे मील प्रोग्राम। मैं एक बात बताना भूल गया आपको कि नवोदय विद्यालय का कॉन्सेप्ट 1985 में शुरू हुआ था। मिड डे मील का प्रोग्राम 1995 में शुरू हुआ और इसको शुरू किया एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, उस समय की एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, और उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे पीवी नरसिम्हा राव साहब। बहुत विद्वान आदमी थे, बहुत विद्वान आदमी। ठीक है, पामुलपति वेंकट नरसिम्हा राव। तो ये मिड डे मील में दोपहर का भोजन स्टूडेंट्स को दिया जाता है, और ताकि वो भोजन का जो ब्रेक होता है स्कूलों में, उसके बाद बच्चे स्कूल से घर जब जाते थे खाना खाने, फिर उनको वापस आना होता था, तो जो दूसरी पाली होती थी, सेकेंड शिफ्ट जो होता था आफ्टर ब्रेक वाला, उसमें बहुत से बच्चे घर ही में रह जाते थे, वापस आते ही नहीं थे। ठीक है, तो सरकार ने सोचा कि शायद भोजन की समस्या यहां सामने आ रही है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मिड डे मील बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, है ना, इसको चालू किया गया। उसके बाद आया सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने देखा, और श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे हमारी कंट्री के, तो उनकी ये परिकल्पना थी, उनका ये प्लान था। 86th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में 86th अमेंडमेंट लाया गया, और उस अमेंडमेंट के द्वारा 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात हुई। और ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे, आर्टिकल नंबर 21A में इसको जोड़ दिया गया। मतलब ये हुआ कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज इज नाउ अ फंडामेंटल राइट। अब ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में से एक है। ध्यान दीजिएगा, एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट चीज है, जिंदगी बदल देता है, व्यक्ति की नहीं, पूरे देश की जिंदगी बदल देता है। इसलिए मन लगाना है पढ़ाई में। आगे बढ़ते हैं।
लिटरेसी स्टेटस क्या है हमारे कंट्री की, थोड़ा इस पे भी हम लोग एक नजर डालते हैं। लिटरेसी रेट 1951 में 51 का जो सेंसस रिपोर्ट था उसमें 18% था। 1951 52 का सेंसस रिपोर्ट हम लोग ऐसा करके बोल सकते हैं। तो उस रिपोर्ट में यह दिखाया गया कि हमारे देश के 100 में से 18 लोग लिटरेट हैं, यानी पढ़ना लिखना जानते हैं। 2011 के आते आते लिटरेसी रेट बढ़ करके 74% हो गया। ये 18% से 74% की छलांग देखने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन समय कितना इसमें लगा, इस पे भी ध्यान देना है। तो थोड़ी सी निराशा उभरती है, भाई समय तो ज्यादा लग गया। लेकिन एक और बात है, निराशा फिर आशा में बदलेगी। कैसे? क्योंकि देश का पॉपुलेशन भी तो बहुत तेजी से बढ़ा। ठीक है, तो हमें लगता है कि ये ठीक है और ठीक हो सकता था, इससे ज्यादा हम जा सकते थे। लिटरेसी रेट मेल का क्या है भाई? तो फीमेल से 16.6% ज्यादा है। यानी 100 में जितनी भी फीमेल लिटरेट है उनसे 16.6% मेल जो है वो ज्यादा लिटरेट है। क्वाइट नेचुरल, हम लोग पीछे देख चुके हैं। गर्ल्स को स्कूल भेजने के लिए तरह तरह की योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी चल रही है और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी चल रही है। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाला स्टेट शुरू से, लगभग शुरू से हम ऐसा कह सकते हैं, केरला रहा। और 2011 का जो सेंसस रिपोर्ट है उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सेंसस रिपोर्ट ऑफ 2011, द मोस्ट literate state in India with the highest literacy rate is Kerala, 94%. And the lowest literacy rate is with Bihar, that is 62%. That is according to 2011 census report. Now, after education, we are going to discuss health. हेल्थ के ऊपर अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हेल्थ में क्या ऐसा है जो हमारे नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करता है? हेल्थ कैसे कंट्रीब्यूट करता है? हाउ डज हेल्थ कंट्रीब्यूट? हेल्थ का कंट्रीब्यूशन है कि रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल, हमारे अंदर कितनी क्षमता है। हम जितने अच्छे हेल्दी होंगे उतनी ज्यादा हमारे में कैपेसिटी होगी, हमारा पोटेंशियल होगा ज्यादा से ज्यादा काम करने का। कुछ लोग कम देर तक पढ़ करके थक जाते हैं, कुछ लोग बहुत देर तक पढ़ते हैं, और कुछ लोग पढ़ते पढ़ते खाते भी रहते हैं, पीते भी रहते हैं। ठीक है, तो ये पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे पोटेंशियल को हमें रियलाइज कराता है हमारा हेल्थ। दूसरी बात है एबिलिटी टू फाइट इलनेस। ठीक है, हम जितने अच्छे तरीके से हेल्दी होंगे, हमारा हेल्थ एंड हाइजीन जितना अच्छा होगा, उतना ज्यादा हमारे में ताकत होगी बीमारियों से लड़ने की, फाइटिंग अगेंस्ट इलनेस। ठीक है, रिकवर हम जल्दी करेंगे। बीमार पड़ सकते हैं, तो हम रिकवर भी तो करेंगे। तो रिकवर करेंगे तो फास्ट करेंगे, और जिसकी हेल्थ की इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो उतनी तेजी के साथ रिकवर नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखना होगा। ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, अगर सोसाइटी में बहुत लोग हेल्दी हैं, सब लोग हेल्दी हैं, ठीक है, तो वो लोग किसी बीमारी के बारे में तो कम ही बात करेंगे। और ज्यादातर लोग अगर अनहेल्दी हैं तो पुअर हेल्थ के बारे में लोग ज्यादा बात करेंगे, तो साइकोलॉजिकली भी लोग अफेक्टेड होंगे। इस बात का भी ध्यान रखना है। तो सोसाइटी का ग्रोथ डिपेंड करता है कि लोग कैसे हैं। अगर हेल्दी हैं तो सोसाइटी भी अच्छी होगी। नेशनल इनकम, अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आप हेल्दी हैं, बहुत एजुकेटेड हैं लेकिन आप हेल्दी नहीं हैं, तो आप काम नहीं कर पाएंगे। नेशनल इनकम में हम लोग कंट्रीब्यूट कर पाए, इंडिविजुअल इनकम बढ़ा, और इंडिविजुअल इनकम ही ऐड हो रहा है नेशनल इनकम में, तो यहां फायदा हो गया। कल्चरल रिचनेस, हम जितना ज्यादा हेल्दी होंगे उतना ज्यादा कल्चरल एक्टिविटीज में हम लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। कई स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं डिबेट के लिए, डांस के लिए, ड्रामा के लिए, क्विज के लिए। ठीक है,
और एन मौके पर उनकी तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है, तो हेल्थ का इश्यू आया और इसीलिए वो पार्टिसिपेट नहीं किए। तो अगर पार्टिसिपेट करते तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट से उनकी मुलाकात होती, उनका कल्चरल वैल्यू बढ़ता, इनसे दूसरे लोग सीखते, दूसरे लोगों से ये भी सीखते। इस बात का भी ध्यान रखना है। एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, हम लोग जितना अच्छे तरीके से हेल्दी होंगे उतने अच्छे हम सिटीजन होंगे। और अगर हम हेल्दी हैं और इलेक्शन हो रहे हैं तो हम पॉलिटिकल अफेयर्स में अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नहीं तो हम अपना वोट देने भी नहीं जाएंगे। ठीक है, और वोट देने नहीं जाएंगे मतलब हम अपने गवर्नेंस में कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रहे हैं। तो हेल्दी होना जरूरी है। हेल्दी होंगे तभी हम वोट भी देंगे और गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट भी करेंगे अगर गवर्नमेंट गलत डिसीजन लेती है, गवर्नमेंट को अप्रिशिएट भी करेंगे अगर गवर्नमेंट अच्छा करती है। लेकिन इसके लिए हेल्दी होना जरूरी है। ठीक है, तो ये है हेल्थ का कंट्रीब्यूशन। नेशनल पॉलिसी ऑफ हेल्थ, हमारे देश की गवर्नमेंट ने एक नेशनल पॉलिसी बनाई कि नेशन हेल्थ तभी होगा, नेशन हेल्दी तभी होगा, नेशन का हेल्थ तभी होगा जब इंडिविजुअल हेल्दी होगा। तो हर इंडिविजुअल तक हेल्थ फैसिलिटीज पहुंचे, इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्लान्स बनाए, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए। क्या कि इंप्रूविंग एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, हर इंडिविजुअल तक हेल्थ फैसिलिटी पहुंचनी चाहिए। आजकल गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज पुअर पीपल को दी जा रही है, रूरल एरिया में भी और अर्बन एरिया में भी। अच्छी बात है, अच्छी पहल है ये। ठीक है, हर स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है इसके लिए। फैमिली वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर का मतलब क्या हुआ, जितना छोटा परिवार होगा, एजुकेटेड होगा, उतना ही अच्छा। फैमिली मेंबर्स कम होंगे तो पर हेड एक्सपेंडिचर जो होगा एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर और बाकी चीजों के ऊपर, वो अच्छा हो पाएगा। तो इसका फायदा मिलेगा। न्यूट्रिशनल सर्विसेज फॉर अंडर प्रिविलेज्ड, जो कम प्रिविलेज वाले लोग हैं, एक्सपेक्टेड प्रिविलेजेस से कम प्रिविलेजेस जिनके पास हेल्थ के हैं, बाकी हैं, उन लोगों तक हेल्थ फैसिलिटीज पहुंचाना, न्यूट्रिशनल सर्विसेज पहुंचाना। न्यूट्रिशनल सर्विसेज पहुंचाने का मतलब है उनको हेल्दी डाइट का इंपॉर्टेंस समझाना और हेल्दी डाइट उनको सही समय पे सही तरीके से अवेलेबल कराना। पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक बहुत बड़ा मतलब मिशन है इस दिशा में, इस डायरेक्शन में ना। वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या आता है, इसमें हॉस्पिटल्स आ जाएंगे और हेल्थ से रिलेटेड लेबोरेटरीज आ जाएंगी, मेडिसिन फैक्ट्रीज आ जाएंगी और बाकी टेस्टिंग लैब्स आ जाएंगे। तो ये सब मिला देंगे तब होगा हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। इस पैंडेमिक पीरियड में आप लोग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए किसी भी कंट्री का। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग, बिना बताए इसको आप लोग समझ रहे होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सी some terms which are required over here. First term is infant mortality rate. Under 1 year of age, how many children die? 1 साल की उम्र पूरी होने से पहले कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, ये इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में आता है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये विषय है, बात है। बर्थ रेट, हर 1000 की संख्या पर, जनसंख्या पर, आफ्टर एवरी 1000 पॉपुलेशन, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर बोर्न, कितने बच्चों का जन्म होता है, ये बर्थ रेट है। और 1000 की जनसंख्या पर ही, आफ्टर एवरी 1000 पॉपुलेशन, व्हाट इज द रेट ऑफ डेथ, हाउ मेनी पीपल डाई, दैट इज डेथ रेट। So these are the 3 things. मेडिकल कॉलेजेस, ये पैंडेमिक पीरियड में मेडिकल कॉलेजेस का इंपॉर्टेंस तो बहुत ही बढ़ गया है। अब समझ में आ रहा है कि किसी भी कंट्री के लिए मेडिकल कॉलेजेस, डॉक्टर्स
मेडिकल स्टाफ ये कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनके साथ भी बहुत सी चीजें हैं, है ना, हेल्थ केयर से रिलेटेड जितनी चीजें हैं सभी का इंपॉर्टेंस है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस अगर हम थोड़ा सा रेफरेंस के लिए ध्यान दें तो ये पाएंगे कि आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है और तमिलनाडु में। और 2021 में का जो स्टेटस हम लोग देखें तो 542 मेडिकल कॉलेजेस हमारी कंट्री में हैं। अभी और भी कई मेडिकल कॉलेजेस खुलने वाले हैं और खुल भी रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इसके बारे में हम लोग जब एम्प्लॉयमेंट की चर्चा कर रहे थे थोड़ी सी बात किए थे, ठीक है। अ पर्सन इज विलिंग टू डू वर्क एंड दैट पर्सन हैज द एबिलिटी टू डू वर्क but that person is not getting any job, then that person is unemployed and his condition is unemployment. जब किसी व्यक्ति में काम करने की क्षमता हो, एबिलिटी हो, काम करने की विलिंगनेस हो, इच्छा हो, और फिर भी उसको अपनी एबिलिटीज के अनुसार काम न मिले, सही वेजेस वाला काम न मिले, तो हम ऐसा कहते हैं कि दैट पर्सन इज अनएम्प्लॉयड एंड द कंडीशन ऑफ द पर्सन, सिचुएशन ऑफ द पर्सन इज अनएम्प्लॉयमेंट। 15 ईयर्स से लेकर 59 ईयर्स तक के एज ग्रुप में अगर विलिंगनेस टू वर्क है, एबिलिटी टू वर्क है और उसको वर्क नहीं मिल रहा है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा। 15 to 59 ईयर्स ऑफ एज की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। जीतू, शीला, सीतू, सकल के ग्रैंड पेरेंट्स भी, ये लोग अनएम्प्लॉयड नहीं कहे जाएंगे। क्यों नहीं कहे जाएंगे? अगर आप स्टोरी को याद करें कि इनमें से कुछ के पास तो काम करने की एबिलिटी नहीं है और कुछ में काम करने की एबिलिटी है तो उनमें विलिंगनेस नहीं है, इसलिए ये अनएम्प्लॉयड नहीं कहे जाएंगे। अनएम्प्लॉयड कहे जाने के लिए दो बातें चाहिए, आप विलिंग हैं काम करने के, आप में एबिलिटी है काम करने की, और तब आपको काम नहीं मिल रहा है, तब आप आएंगे उसमें, ठीक है। ओके, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? पहले हम लोग रूरल इंडिया की बात करेंगे। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये रूरल एरिया का एक बड़ा ही फेमस फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। When people are not able to find jobs during some months of the year, we call them seasonal unemployment. People depend on agriculture, face it. जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हो जाते हैं। एग्रीकल्चर में जो काम होते हैं वो बेसिकली सोइंग का काम हुआ, हार्वेस्टिंग का काम हुआ, वीडिंग का काम हुआ, थ्रेसिंग का काम हुआ, ये सब होता है। ये सालों भर नहीं चलता, कुछ कुछ महीने ऐसे होते हैं जब एग्रीकल्चर का काम बिल्कुल नहीं होता और एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व सभी एग्रीकल्चरल लेबरर्स अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं फॉर फ्यू मंथ्स, ठीक है। फ्यू मंथ्स मीन्स अ सीजन एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सर्टेन मंथ्स में ये होता है। इनसफिशियंट वर्क टू डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, ऐसा देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है भाई? ये भी रूरल एरिया में ज्यादा देखा जाता है। फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो ज्यादातर एग्रीकल्चर में एंगेज होते हैं। मोर देन रिक्वायर्ड वर्कफोर्स अवेलेबल रहता है। किसी काम को करने के लिए अगर 6 लोग चाहिए तो 9 पर्सन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि 9 पर्सन्स घर में अवेलेबल है काम करने के लिए।
required only 6 persons, but 9 persons are available and 9 persons are involved also. It means 3 persons are surplus. If these 3 persons are not involved in the work will not be affected. It will be completed on the required time only. जितने समय में उस काम को खत्म होना है उस समय में वो आराम से खत्म हो जाएगा। ये 3 लोगों के आ जाने से काम की क्वालिटी बढ़ जाएगी ऐसा नहीं है। तो ये 3 लोग जो हुए वो सरप्लस हो गए। नाउ सरप्लस डू नॉट ऐड टू द कंट्रीब्यूशन। 3 आर रिमूव्ड, देन ऑल्सो प्रोडक्टिविटी पे कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। इसका मतलब कि ये जो 3 एक्स्ट्रा हुए दे आर अंडर व्हाट काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। वर्क 6 लोगों का ही है, 6 लोगों का ही है, लेकिन इन्वॉल्व कितने हो गए? 9 लोग। घर में थे, खाली पड़े थे, इन्वॉल्व हो गए। सही देखा जाए तो काम 6 लोग का ही है। तो इसलिए 3 जो हुए जो एक्स्ट्रा है वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आएंगे। पीपल appear to be employed, but actually they are not employed. These 3 extra people, they appear to be employed because they are working. Okay? But the fact is that they are not required over there to work. And that is why this is called disguised unemployment. This type of unemployment we find in rural areas. So in rural areas, we find 2 types of unemployment: disguised unemployment and seasonal unemployment. Unemployment in urban areas. In urban India, we find a very unique type of unemployment, and that is educated unemployment. Many youth, बहुत से नौजवान लड़के मेडिकल कर लिए, इंजीनियरिंग कर लिए, सीए कर लिए, कॉस्टिंग कर लिए और पता नहीं क्या क्या डिग्री सब ले लिए, बट स्टिल दे आर अनएम्प्लॉयड। दुर्भाग्य है, अनफॉर्चुनेट। ठीक है, उनको काम नहीं मिल रहा है तो वैसा नहीं मिल रहा है जैसा वो डिजर्व करते हैं। आई रिपीट, जैसा वो डिजर्व करते हैं। ठीक है, इवन आफ्टर गेटिंग वेरी गुड एजुकेशन, many people not getting work. इसको हम लोग पैराडॉक्सिकल सिचुएशन, पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन क्यों बोलते हैं? पैराडॉक्स, विरोधाभास। ऐसा लगता है कि हम लोग के पास कितना बड़ा वर्क फोर्स है तो हम लोग को तो बहुत अच्छा इकोनॉमिक कंडीशन होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पॉपुलेशन है, ह्यूमन रिसोर्स है, बट उस ह्यूमन रिसोर्स की जो यूजेबिलिटी है, उस यूजेबिलिटी को यूज करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। यूजेबिलिटी अगर वो पेड होती, उसको जॉब मिलता, तो वो पेड होती, उसका वैल्यू आता, तब पर कैपिटा इनकम बढ़ता, पर कैपिटा इनकम बढ़ता तो नेशनल इनकम बढ़ता, नेशनल इनकम बढ़ता तो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता, कंट्री का डेवलपमेंट होता, हर फील्ड में डेवलपमेंट होता। वो नहीं हो रहा। तो सरप्लस एंड शॉर्टेज बोथ एग्जिस्ट। अब आप सोचेंगे कि सर सरप्लस भी कैसे, शॉर्टेज भी कैसे? सरप्लस इसलिए कि बहुत से लोग हैं जो काम की खोज में हैं। मेनी आर देयर हु आर विलिंग टू वर्क, हु आर हैविंग कैपेसिटी, एबिलिटी टू वर्क, बट दे आर नॉट गेटिंग वर्क। तो ये सरप्लस हो गया, सरप्लस हुआ। और शॉर्टेज कैसे? शॉर्टेज ऐसे कि जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज है और वो जिस तरह की स्किल्स, प्रोडक्टिव नॉलेज, जिस तरह का एक्सपीरियंस वो खोज रहे हैं, वो इनमें से किसी में नहीं है, तो इसलिए इनको नहीं मिल रहा है जॉब। या ऐसे बोले कि इनसे भी ज्यादा जो जिनको जॉब नहीं मिला, उनसे ज्यादा स्किल्ड, ज्यादा प्रोडक्टिव नॉलेज वाले, ज्यादा हेल्दी, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग है, अवेलेबल है। ठीक है, तो ये भी स्थिति है। उल्टा बोलिए, जिस तरह के हेल्थ वाले लोग चाहिए
जिस तरह की एक्सपीरियंस वाले लोग चाहिए, जिस तरह की प्रोडक्टिव नॉलेज वाले लोग चाहिए, वो लोग नहीं है, बहुत सरप्लस है, लेकिन इस तरह के नहीं है, इसलिए शॉर्टेज है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये पैराडॉक्सिकल सिचुएशन इसी को बोलते हैं कि एक तरफ लगता है कि बहुत लोग अनएम्प्लॉयड है, एक तरफ लगता है कि अरे यार हमारे पास बहुत सारी सीटें खाली हैं, कोई मिल ही नहीं रहा। नहीं, इतने लोग तो खाली हैं, बट हमें जैसा चाहिए वैसा नहीं है, तो शॉर्टेज है। और दूसरी तरफ सरप्लस भी दिख रहा है, ये पैराडॉक्सिकल सिचुएशन बोलते हैं इसको। क्लियर हुआ? गुड, वेरी गुड। कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, बड़ी आसान बात है इसको समझना कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है। लॉन्ग ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश लोग जब हमारे देश में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल करना शुरू किया, तो उनका एक ही ऑब्जेक्टिव था, मिनिमम एक्सपेंडिचर मैक्सिमम प्रॉफिट। इसके लिए वो जितना कर सकते थे, जो कर सकते थे, सब किए, they did everything to fetch income and income. They had come to India for income only, not for expenditure. So they did that. They did establish only those employment opportunities which were required for their benefit, not for our benefit. Their objective was exploitation of India, not employment generation in India. Okay, slow economic growth. After independence, we initiated for planned economic development. We set up a planning commission. We started 5-year plans, but our 5-year plans got affected by different wars. 1962 Indo-China War, 1965 India-Pakistan War, 1971 again India-Pakistan War, that was East Pakistan became Bangladesh, and 1999 that is Kargil War. So we can say that this wars affected our economic growth, plus there were many other factors also. So economic growth got affected means employment opportunities we couldn't generate. A fast increasing population. Remember one thing, after independence, health facilities increased. Health facilities increased means what? Death rate decreased, but birth rate remained the same. Almost same. So population suddenly increased. Now, for increasing population, there was no employment opportunity. Okay, we had been the victim of exploitation, financial exploitation, economic exploitation. So we were recovering from that. Now, slow growth of industrialization. If you see the 5-year plans, okay, first 5-year plan 1951 to 1955 gave importance to agriculture. Industry comes in the third 5-year plan almost, and there onwards we started picking up. Okay, that time people used to say about our country, India is rich but Indians are poor. Okay, resources were not very less in our country. Resources were surplus always. But we were not that much educated, that much skilled technologically, and that is why we were not able to set up industries, because financially also our country was very poor due to exploitation by the British. Now, the Green Revolution. In 1960s, the Green Revolutions occurred in India related to agriculture. In place of traditional agriculture system, we started following modern tools and techniques of agriculture. Father of Green Revolution in India, M.S. Swaminathan. At world level, Norman Borlaug. Green Revolution started in India from Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh with wheat production. Okay. Now, due to Green Revolution, okay, tools and techniques were used, tractors were used, threshing machines were used, harvesting machines were used, irrigating machines were used, machines. Now, agricultural laborers, they got unemployed.
unemployed. Agriculture-based country, and agriculture got mechanized. So agricultural laborers, they lost their job. Now, fall of cottage and small industries. In India, cottage and small industries declined due to mechanical developments by the British for their profit. When Manchester came to India, when British set up cotton textile industries in India, Indian weaving industry, tying industry, dyeing industry, threading industry, these all died. सब के सब खत्म हो गए. एक बहुत बड़ा कारण रहा. तो ये सब फैक्टर्स थे हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट के. अब आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट आने से क्या क्या हुआ. ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट व्हाट हैपेंड टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री एज अ रिसोर्स और टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री एज सिटीजन. वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स, increase in economic overload, make people liability not asset, impact on overall growth of an economy, depressed economy, wastage of other resources. अगर किसी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो ये सब प्रॉब्लम्स सामने आते हैं. वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स का वेस्टेज होता है. क्लियर है. इंक्रीज इन इकोनॉमिक ओवरलोड, कुछ ही लोगों के ऊपर लोड बढ़ते जाता है, इकोनॉमी के ऊपर लोड बढ़ते जाता है. इनकम वाले लोग कम होते हैं, एसेट कम होता है, लाइबिलिटीज बढ़ती जाती है. मेक पीपल लाइबिलिटी नॉट एसेट, इंपैक्ट ऑन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी. किसी किसी सेक्टर में अच्छी ग्रोथ होती है तो किसी किसी सेक्टर में बहुत खराब सिचुएशन है. इससे क्या होता है, जो अच्छा सेक्टर है उसके ऊपर तो लोड बढ़ता जा रहा है, ऐसा होता है. डिप्रेस्ड इकोनॉमी, मतलब इसका यहां हुआ कि इकोनॉमी धीरे धीरे परेशान हो जाती है कि हम कितनों का बोझ सहे. एक तरफ पॉपुलेशन, ऑन वन हैंड द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग फास्ट, ऑन द अदर हैंड जॉब अपॉर्चुनिटीज नॉट इंक्रीजिंग. जॉब अपॉर्चुनिटी नॉट इंक्रीजिंग मीन्स व्हाट, अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रहा है, तो प्रॉब्लम तो होगा. वेस्टेज ऑफ अदर रिसोर्सेज, अगर इंप्लॉयमेंट नहीं है तो जो रिसोर्सेज इंप्लॉयमेंट दे सकते हैं उनका तो वेस्टेज ही हो रहा है, उनकी तो बर्बादी ही हो रही है. इसलिए हम लोग इस बात पर थोड़ा सा नजर बनाए रखेंगे. अगला टॉपिक देखते हैं, सेक्टर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तीनों सेक्टर की जरा स्थिति देखते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी की. प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर है, प्रोडक्शन का मेन सेक्टर यही है. इसमें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलता है. हम लोगों ने देखा है अभी रूरल एरिया में डिस्गाइज्ड और सीजनल, ये दोनों मिलते हैं. सेकेंडरी सेक्टर का क्या कंडीशन है, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और इसमें सरप्लस फ्रॉम प्राइमरी. प्राइमरी से जो बचे वो इधर आ गए, जुड़ गए इधर, थोड़ा सा इंप्लॉयमेंट इनको इधर मिला. टर्सरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर, प्राइमरी वाले थोड़े इधर भी शिफ्ट हुए. ये कंडीशन चलता है. नाउ द स्टोरी ऑफ विलेज बिलोटी. ये एक इमेजिनरी विलेज है. इस विलेज के अंदर बहुत सारी फैमिलीज रहती है एंड दीज फैमिलीज, यू नो, ईच फैमिली इन दिस विलेज प्रोड्यूसेस enough. They are involved in agriculture. They are involved in agriculture based industries. They are involved in extra activities, economic activities other than agriculture, like dairy farming, like poultry farming, animal husbandry, cattle rearing, and so on, carpentry, and many other things. बहुत सारी और भी चीजें इसमें लोग लगे हैं. इनके पास इन्वेस्टमेंट का अच्छा चांस है क्योंकि यहाँ एजुकेशन भी अच्छा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, यहाँ पे हेल्थ सेंटर अच्छा है और यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल को बेटर से बेटर बनाने की फैसिलिटीज है. जब हेल्थ की फैसिलिटी अच्छी है, एजुकेशन की फैसिलिटी अच्छी है, एग्रीकल्चर अच्छा है
और एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड जो एक्स्ट्रा इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो भी अच्छी है, तो जाहिर है यहाँ के लोगों की के नेचर में जो बदलाव दिखा है वो अच्छा है। वो क्या है, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करने में ये लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, और इसीलिए यहाँ के लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है। मैक्सिमम लोग अपने गांव में ही काम पा लेते हैं या नियर बाई सिटीज में अपना काम कर लेते हैं, और इसलिए इनका जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है। एंड दे आर एसेट नॉट लाइबिलिटी। ये लोग अपने आप को एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करके, हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करके, अपने स्किल डेवलपमेंट, प्रोडक्टिव नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करके, इन लोगों ने, these people have converted themselves into asset not liability। इन लोगों ने खुद को एसेट में कन्वर्ट किया है, लाइबिलिटी में नहीं। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या देखने को मिला? यह देखने को मिला कि पीपल एज रिसोर्स, इफ दे वांट टू डेवलप देमसेल्फ, दे मस्ट इन्वेस्ट in human capital formation. They must invest on health, they must invest on education, and these two will enhance productive knowledge, that is skill, and due to health, due to education, due to skill, they will get experienced, and if they get experienced, they will be better and better human resource with better and better usability, with better and better value, and ultimately per capita income will increase. When per capita income will increase, then national income will increase, and when national income will increase, the government of the nation would be able to use the resources of the nation in the best possible way। तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले चैप्टर की तैयारी में लगेंगे। ठीक है, हम लोगों ने द स्टोरी ऑफ पालमपुर को अच्छे से समझा, चैप्टर 1, और दूसरे चैप्टर को भी मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बार बार इस लेक्चर वीडियो को आप रिवाइज कर सकते हैं, आपके हाथ में है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब लोगों के लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन, एक जरूरी सलाह, और वो सलाह क्या है? Wear mask and keep distance। मास्क जरूर पहनिए, दूरी बनाए रखिए। Please do take care of your health and studies। We are meeting soon, we are coming soon with the 3rd chapter in economics।